क्या आपने कभी सोचा है कि जर्मनी या इटली जैसे देश हमेशा से वैसे ही थे जैसे आज हैं? आज हम जो नक्शे देखते हैं वो हमेशा से वैसे नहीं थे। आज हम इसी बारे में थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि ये देश असल में बने कैसे। बिल्कुल। और ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। इसके पीछे क्रांतियां हैं, जंगें हैं और कुछ बहुत ही चालाक नेता हैं। सही बात है। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम देखेंगे कि कैसे 19वीं सदी में यूरोप का नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। तो हमारा मकसद ये समझना है कि जर्मनी और इटली को एक करने के पीछे क्या सोच थी, और साथ ही हम ग्रेट ब्रिटेन के बनने की जो अनोखी कहानी है उसको भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जी। तो 1848 के बाद जर्मनी की कहानी शुरू करते हैं। उस समय के मिडिल क्लास लोगों में एक यूनिफाइड जर्मनी बनाने की भावना तो थी, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रही। तो फिर राष्ट्र बना कैसे? यहीं से कहानी दिलचस्प होती है। यहाँ पर प्रूशिया नाम के राज्य ने लीडरशिप संभाली। अच्छा। सत्ता अब राजा, फौज और जंकर्स कहे जाने वाले बड़े जमींदारों के हाथ में थी। ये डेमोक्रेटिक तरीके से बिल्कुल अलग था। और इस पूरे प्लान के पीछे जो मास्टरमाइंड था वो था ऑटो फॉन बिस्मार्क। उसे जर्मनी का आर्किटेक्ट कहा जाता है। उसका तरीका क्या था? देखिए, बिस्मार्क का तरीका भाषण देना नहीं था, बल्कि वो फौज और ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल करता था। मतलब खून और लोहा वाली बात। हाँ, बिल्कुल। उसने 7 सालों के अंदर 3 बड़ी जंगें लड़ी, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के खिलाफ, और जीत हासिल की। मतलब लड़ाई करके देश को एक किया गया। और इसका जो सबसे बड़ा पल था वो तो बहुत ही ड्रामेटिक था। जर्मन एम्पायर की घोषणा जर्मनी में नहीं, बल्कि दुश्मन देश फ्रांस के वर्साय महल में हुई। जी हाँ, 18 जनवरी 1871 को वर्साय के मशहूर हॉल ऑफ मिरर्स में। अच्छा। ये फ्रांस को हराने के बाद एक बहुत बड़ा, मतलब एक सिंबॉलिक कदम था। सोर्स में जो तस्वीर है उसमें बीच में काइजर विलियम वन है और उनके साथ बिस्मार्क और दूसरे बड़े फौजी अफसर खड़े हैं। तो ये एक तरह से फौजी जीत का जश्न था। बिल्कुल। और इस नए जर्मनी में फिर क्या बदलाव आए? नई जर्मनी पर प्रुशिया का दबदबा साफ दिखता था। देश को मॉडर्न बनाने पर जोर दिया गया, जैसे करेंसी, बैंकिंग और लीगल सिस्टम को सुधारना। और ये सारे सुधार प्रुशिया के मॉडल पर ही आधारित थे। तो जर्मनी की कहानी तो ये हुई। अब इटली की तरफ चलते हैं। जी। जर्मनी की तरह इटली भी कई टुकड़ों में बटा हुआ था। उस समय वहां के हालात कैसे थे? 19वीं सदी के बीच में इटली 7 राज्यों में बटा था। सिर्फ एक राज्य, सार्डिनिया, पीडमोंट पर एक इटालियन राजघराने का शासन था। सिर्फ एक पर? जी। नॉर्थ में ऑस्ट्रिया का कब्जा था, सेंटर में पोप का शासन था और साउथ में स्पेन के राजाओं का। तो इन सबको जोड़ने वाले मुख्य खिलाड़ी कौन थे? हमारे सोर्सेस 3 मुख्य लोगों का जिक्र करते हैं। पहले थे जुजेपे मेज़ीनी। वो एक क्रांतिकारी विचारक थे। उन्होंने यंग इटली नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई, लेकिन उनकी कोशिशें नाकाम रहीं। अच्छा, तो वो आइडिया लेकर आए? हाँ, उन्होंने एक सपना देखा। फिर आते हैं चीफ मिनिस्टर कवूर। ये सार्डिनिया पिडमोंट के असली मास्टरमाइंड थे। वो ना तो क्रांतिकारी थे, ना ही डेमोक्रेट। तो वो क्या थे? वो एक प्रैक्टिकल नेता थे। उन्होंने फ्रांस के साथ मिलकर एक चालाक डिप्लोमेटिक अलायंस बनाया और 1859 में ऑस्ट्रिया को हरा दिया। और तीसरे? तीसरे थे जुजेप्पे गारिबाल्दी। ये यूनिफिकेशन के हीरो थे। उन्होंने हजारों वॉलंटियर्स की एक सेना बनाई जिन्हें रेड शर्ट्स कहा जाता था। रेड शर्ट्स? जी। 1860 में वो अपनी सेना के साथ साउथ इटली पहुंचे और वहां के किसानों की मदद से स्पेनिश शासकों को भगा दिया। यहाँ पर एक बहुत मजेदार बात पता चलती है। साउथ इटली के आम किसानों को तो नेशनलिज्म के बारे में कुछ पता ही नहीं था। ये बिल्कुल सही बात है। ज्यादातर आबादी पढ़ी लिखी नहीं थी। उन्होंने इटालिया का नाम तक नहीं सुना था। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, उन्हें लगता था कि ला तालिया राजा विक्टर मैनुअल की पत्नी का नाम है। कमाल है। मतलब वो लात तालियां के लिए लड़ रहे थे, इटालिया के लिए नहीं। बिल्कुल। इससे पता चलता है कि नेताओं और आम जनता के बीच कितनी बड़ी दूरी थी। और आखिर में 1861 में विक्टर इमैनुअल II को एक यूनिफाइड इटली का राजा घोषित कर दिया गया। जी। तो जर्मनी और इटली की कहानी तो बिखरे हुए राज्यों को जोड़ने की थी, लेकिन सोर्स बताता है कि ग्रेट ब्रिटेन का मामला बिल्कुल अलग था। इसे अजीब क्यों कहा गया है? क्योंकि ये किसी अचानक हुई क्रांति या जंग का नतीजा नहीं था। अच्छा। ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया थी। शुरुआत में ब्रिटिश नाम की कोई एक पहचान नहीं थी। लोग अपनी पहचान इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट या आयरिश के तौर पर करते थे। तो फिर ये यूनाइटेड किंगडम बना कैसे? ये असल में इंग्लैंड की ताकत के फैलने की कहानी है। जैसे जैसे इंग्लैंड अमीर और शक्तिशाली होता गया, उसने अपने आसपास के देशों पर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। सोर्स में 1707 के एक्ट ऑफ यूनियन का जिक्र है। वो क्या था? वो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक समझौता था, जिससे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना। एक
समझौता? लेकिन असल में इसके जरिए इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड पर अपना दबदबा कायम कर लिया। स्कॉटलैंड की अपनी संस्कृति और राजनीतिक संस्थाओं को दबाया गया। मतलब कैसे? जैसे स्कॉटिश हाईलैंडर्स को उनकी गेलिक भाषा बोलने या अपनी पारंपरिक पोशाक पहनने से भी मना कर दिया गया था। ओह, और आयरलैंड का क्या हुआ? आयरलैंड की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी, लेकिन ज्यादा हिंसक। अंग्रेजों ने वहां के प्रोटेस्टेंट लोगों की मदद करके कैथोलिक बहुमत पर उनका दबदबा बना दिया। 1798 में एक नाकाम विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। जबरदस्ती? जी। इसके बाद एक नई ब्रिटिश पहचान को बढ़ावा दिया गया। नया झंडा, जिसे यूनियन जैक कहते हैं, राष्ट्रगान और अंग्रेजी भाषा। और पुराने देश? पुराने देश इस नए यूनियन में सिर्फ छोटे पार्टनर बनकर रह गए। तो आज हमने राष्ट्र निर्माण के 3 बिल्कुल अलग रास्ते देखे। जर्मनी, जिसे एक फौज ने बनाया, इटली, जिसे एक डिप्लोमैट, एक क्रांतिकारी और एक जनरल ने मिलकर जोड़ा, सही है, और ब्रिटेन, जो एक देश के दूसरे देशों पर हावी होने की कहानी है। यहाँ पे सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि राष्ट्रवाद मतलब नेशनलिज्म का मतलब ही बदल गया। कैसे? जो विचार 1848 में आजादी और लोकतंत्र से जुड़ा था, वही बाद में राजाओं और ताकतवर राज्यों के लिए अपनी शक्ति बढ़ाने का एक जरिया बन गया। अच्छा, तो आइडिया को हाईजैक कर लिया गया एक तरह से। बिल्कुल। ये सारी कहानियां हमें सोचने पे मजबूर करती हैं कि एक राष्ट्र या देश होता क्या है। क्या ये कोई नेचुरल चीज है या ऐसे कुछ खास मकसदों के साथ बनाया जाता है? और आज के समय में जब लोग अपनी पहचान और राष्ट्र की बात करते हैं, तो ये सवाल और भी जरूरी हो जाता है कि ये पहचान कौन तय करता है और कैसे।